हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं बिहार के लघु जल संसाधन मंत्री श्री संतोष कुमार सुमन जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के पुत्र हैं और हम पार्टी से आते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज। आपको भी बहुत धन्यवाद। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे होगा कि आज के समय में हम पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? देखिए, हम पार्टी आपको पता है कि संघर्ष से बना है। एक बिहार में ऐसी राजनीतिक घटना कर्म हुई है और हम पार्टी का उदय हुआ। हमारा मकसद है, हमारा उसूल है, हमारी विचारधारा है कि हम गरीबों को आगे लाएं, गरीबों को उनका अधिकार दें, उनके बारे में बताएं और उनको एक मंच दें, जिस मंच के माध्यम से अपनी बातों को रख सकें, अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकें और राजनीतिक भागीदारी भी अपनी बढ़ाएं, सुनिश्चित करें। तो हम की यही सबसे बड़ी विचारधारा है और हम इसमें लगातार कोशिश कर रही है कि जो भी व्यक्ति जो गरीब है, गरीब का मतलब है कि हम किसी कास्ट को, किसी संप्रदाय और किसी वर्ग को नहीं, गरीब हर कोई व्यक्ति हो सकता है और गरीब का दर्द सबका समान होता है। तो हम गरीबों को आगे लाना चाहते हैं, गरीबों को मंच देना चाहते हैं। हम ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां गरीब अपनी बातों को खुल कर रख सकते हैं और वो आवाज़ हम के माध्यम से वो दूर तक जाती है, दिल्ली तक जाती है, पटना तक जाती है और वो राजनीतिक रूप में उनको हम प्रेरित करते हैं, क्योंकि उनको अधिकार राजनीति से ही मिलेगा। सर, सीट शेयरिंग को लेकर आपकी क्या राय है? क्या अगर सीटें कम मिली तो संतोष सुमन जी अपनी अलग राह चुनेंगे? देखिए, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, क्या मिलेगा कम मिलेगा, अभी इसकी कोई औपचारिक रूप में वार्ता नहीं हुई है। और हम इतना जानते हैं कि एनडीए गठबंधन 5 दलों का गठबंधन है और गठबंधन के सभी साथी सम्मान के साथ जुड़े हुए हैं, विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं और जब सीट शेयरिंग भी होगा तो वही सम्मान और विश्वास कायम रहेगा और ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह की कोई बातें होंगी। और दूसरी बात होती है कि जब हम किसी से गठबंधन करते हैं तो एक विचारधारा के तहत गठबंधन करते हैं, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है और वो विचारधारा है गरीब की विचारधारा, वो विचारधारा है बिहार को आगे बढ़ाने का, जनता का विश्वास जीतने का। तो हम समझते हैं कि अगर आपकी विचारधारा में मिलती है और एक साथ आप मिले हैं तो निश्चित तौर पर सम्मान भी है, प्रतिष्ठा भी है। तो हम नहीं समझते हैं कि ऐसी कोई बात होगी कि सीट के कारण कोई दल इधर सुधर होगा। सबको सम्मान के साथ और सबसे बैठ के बात होगी। तो सीट पर हमको नहीं लगता है कि कोई परेशानी है, सब हम सम्मानजनक तरीके से हम लोग आपस में बांट लेंगे। सर, आप SC/ST कल्याण मंत्री भी रहे हैं और आज के समय में दलित समाज का ग्राउंड लेवल पर क्या अस्तित्व है? क्या उनके लिए कुछ बदलाव देखने को मिला है? देखिए, अगर आज से 15-20 साल पहले की बात करें और आज की बात करें तो बहुत सुधार हुए हैं। आप ड्रॉप आउट्स, स्कूल ड्रॉप आउट्स का रेट देखिए, लिटरेसी रेट देखिए, पहले स्कूल में कितने बच्चे का जो नामांकन था वो देखिए, ये सब बहुत सारा गुणात्मक सुधार हुए हैं। पहले इसको, आज SC/ST मिनिस्टर जब हम थे तो हम समय में रेसिडेंशियल विद्यालय है बिहार में, वो करीब 111 था, आज ज़्यादा हो गए और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें है, उसमें स्मार्ट क्लास है और खाने के लिए भी प्रोटीन युक्त सारे खाना मिलता है। जो बच्चों के लिए कपड़ा, सरकार कपड़ा देती है, उनको अनाज भी देती है, उनको पैसा भी देती है, पोशाक भी देती है, हर चीज़ सरकार दे रही है। तो गरीब बच्चे जो खास करके उस समाज से आते हैं, जो उनके माता पिता पढ़ा नहीं सकते हैं, वो बच्चे आज पढ़ रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सुधार हुआ है। अभी जिस प्रकार से सत्र चल रहा है और हो हंगामा देखने को मिल रहा है, SIR के मुद्दे बहुत ज़्यादा चर्चित हुए हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये फालतू का विवाद है। हम समझते हैं कि विपक्ष के द्वारा मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जा रही है। ये चुनाव से पहले इस तरह की पहले भी होता है कि किसी का नाम कटता है, जुटता है। उसका कारण होता है कि कोई व्यक्ति मृत हैं, कोई व्यक्ति का कहीं 2 जगह नाम है, कहीं कहीं तो मैंने देखा है बिहार में कि 3-3 जगह भी नाम है और तीनों जगह वोट लोग दे देते थे। तो उन्हीं लोगों का नाम काटा जा रहा है। हमको नहीं लगता है कि चुनाव आयोग के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, जिस तरह से विपक्ष बोल रहे हैं, वो इसमें कहीं पर कोई तथ्य नहीं है। हम कहते हैं कि अगर हम भारत के नागरिक हैं, हमको वोट देने का अधिकार है और जो एलिजिबल वोटर है, जो 18 साल की उम्र सीमा को पार किया, नए वोटर के रूप में जुटेंगे। जो पुराने वोटर हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं और यहाँ के रहने वाले हैं, उनको कोई नाम नहीं कट रहा है। इस तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है विपक्ष के द्वारा। इसके पीछे कारण क्या है? अब मैंने तो सुना है तेजस्वी जी के द्वारा कि हम वोट का बहिष्कार करेंगे।
तो इसका मतलब है कि आप हार चुके हैं। इसका मतलब है कि आपको डर लगा कि हम जीतेंगे नहीं। तो लोकतंत्र में तो चुनाव लड़ना भी आप समझते हैं एक स्वस्थ परंपरा की परिचायक है, और आप कहते हैं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो आप संविधान के बारे में बोलते हैं और संविधान ने हमको अधिकार दिया है चुनाव लड़ने का, और आप कहते हैं नहीं लड़ेंगे। तो ये हताशा का परिचय है, डर है, भय है कि एनडीए ने इतना अच्छा काम किया है, जिस तरह से कल्याणकारी योजनाओं का शुरुआत हुआ है, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, रोज़गार जनरेशन हो रहा है। तो ये सब होने से उनमें भय हो गया कि सरकार तो एनडीए की आनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः मुख्यमंत्री बनने, उनके पास कुछ नहीं है, तो एक शगुफा छोड़ दो और लोगों में भ्रम फैला दो और कि आपका वोट कट रहा है इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये सब हम नहीं समझते हैं कि कोई तर्क ही वाली बात है, सब तर्कहीन बात है और भ्रम फैलाने की कोशिश की। सर, एक तरफ आप लोग हैं, हम पार्टी है जो दावा करती है कि दलित के नेता हैं, और दूसरी तरफ चिराग पासवान जी भी यही दावा करते हैं कि वो दलित के नेता हैं। आखिर कौन सबसे ज्यादा हित में बात करता है? ये कोई लड़ाई ही नहीं है जो आप कह रहे हैं। सवाल वो नहीं है, सवाल है कि अगर किन्हीं से भी पूछिएगा, कोई दलित के नेता, कोई किसी का नेता, सबसे पहले तो ये ठप्पा छोड़ दीजिए इस तरह का प्रचार कि हम दलित के नेता, हम गरीब के नेता हैं, और गरीब में दलित सबसे ज़्यादा होते हैं निश्चित तौर पर, और दलितों में भी एक कास्ट है भुइयां मुसर बिहार में जो सबसे ज़्यादा गरीब है। तो ये बात है। और शुरू में आप देखे होंगे कि जिस तरह से डिवाइड एंड रूल वाली बात होती है, तो यहाँ तो हमको दलित का नेता बना देता है, उनको दलित का नेता बना देता है और लड़ाई करा देता है। यहाँ तो कास्ट के नेता हो गए लोग, कोई पासवान जाति के नेता हैं, कोई भुइयां समाज के, मुसर समाज के नेता हैं, कोई रविदास के नेता। जब तक दलित इस तरह से बटा रहेगा, दलित का उत्थान नहीं होना है। दलित, लेकिन बिहार में तो जाति की राजनीति होती है ना? नहीं, कोई जाति की राजनीति, हम लोग जाति की राजनीति नहीं करते, हम तो गरीब की राजनीति करते हैं, और वो गरीब हर समाज में होते हैं। इसलिए ये इस तरह की विवेचना और इस तरह का प्रतिस्पर्धा कहीं नहीं है, कौन बड़ा है क्या है, सब एक मकसद के लिए काम कर रहा है, सब समाज सेवा करता है। राजनीति में आते हैं तो गरीबों को उत्थान करना है, उनको अधिकार दिलाना, उनकी आवाज़ बनना है, सबका मकसद। किसी से भी पूछेंगे कि हम शिक्षा के लिए काम करेंगे, रोज़गार के लिए काम करेंगे, आखिर शिक्षा रोज़गार किसको ज़रूरत है? वो संपन्न व्यक्ति के पास तो सब चीज़ है, लेकिन जो गरीब हैं उनको ज़रूरत है, उनको अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है। तो हमारा जो काम है सब सेंट्रिक है और एक व्यक्ति का, उसी समाज, उसी वर्ग के लिए है। तो फिर ये कैटेगराइजेशन क्यों है कि वो है, कोई लड़ाई नहीं है। सब अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपने तरीके से कर रहे हैं, वो भी अपने तरीके से कर रहे हैं। सब काम का मैं स्वागत करता हूँ और कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता जिसको आशीर्वाद देगी, उसके ऊपर सिरमौर चढ़ेगा, और जिसको जनता नकार देगी वो समाज से बाहर हो जाएगा, राजनीति से बाहर हो जाएगा। अभी जिस प्रकार से जनसुराज पार्टी ने विधानसभा सत्र का घेराव करने की बात की अपने 3 मुद्दों को लेकर के, और उनकी चिराग पासवान ने भी जमकर तारीफ की है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या एनडीए में फूट दिखता नजर आ रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चिराग पासवान जी क्या बोले हैं मैं नहीं समझता हूं और किस कंटेस्ट में बोले हैं, लेकिन हम समझते हैं कि एनडीए में वो हैं, और हमेशा आप सुने होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सानिध्य उनका मिलता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो हमको नहीं लगता है कि इस तरह की कोई बातें हैं। हाँ, कभी कभी किसी मुद्दे को लेकर के, किसी कार्य को लेकर के उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत राय कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको जनरलाइज किया जाए और उसको पार्टी से जोड़ के देखा जाए। आपके मंत्रालय में स्कॉलरशिप योजनाओं पर और भ्रष्टाचार की शिकायतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अभी मेरे पास SC/ST डिपार्टमेंट नहीं है। अभी मेरे पास माइनर इरिगेशन है, और माइनर इरिगेशन में स्कॉलरशिप का नहीं है, और हमको नहीं लगता है कि हम उस विभाग के मंत्री रहे हैं। स्कॉलरशिप में कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं, बहुत पहले की बात आप बता रहे हैं। आज से 10 साल, 14-15 के पहले की बात बता रहे हैं, जहाँ पर कुछ ऐसी तरह की बातें आई थी। अब डीबीटी के माध्यम से स्कॉलरशिप डायरेक्ट लाभुक के खाते में चला जाता है, तो इसमें कहीं पर कोई रोल ही नहीं है किसी का। हम यहाँ से बटन क्लिक करते हैं और उनके खाते में चल जाता है, इसलिए कहीं पर कोई स्कॉलरशिप का कोई लोच नहीं है। बहुत पहले ऐसी बात थी, उसको करेक्ट कर लिया गया, सुधार लिया गया, और अब एकदम स्वच्छ तरीके से सारा चीज़ चला जाता है लाभुकों के। बच्चे के खाते में उनके पोशाक की राशि चली जाती है, खाद्यान्न उनको दिया जाता है। तो हमको नहीं लगता कि इस तरह कोई बात है। बिहार के युवाओं के लिए आपकी पार्टी के पास क्या विकल्प है? क्योंकि रोजगार के लिए हमेशा पलायन करना पड़ता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए, जिस तरह से सरकार काम कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि आने वाला 5 साल में हम 1 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। हम अभी तक 10 लाख लोगों को नौकरियां दे चुके हैं, सरकारी नौकरी, अब करीब 32 लाख लोगों को रोज़गार दे चुके हैं। तो जिस तेज़ी से हम रोज़गार का जनरेशन कर रहे हैं और हमारा कमिटमेंट है कि हम लोगों को 1 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, तो हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, हमारी सरकार कोशिश कर रही है। और आज अगर आप पहले जंगल राज से तुलना करेंगे पलायन का, तो आज पलायन बहुत कम है और यहाँ भी रोज़गार जनरेशन हो रहा है, उद्योग भी अब आने शुरू हो गए हैं, आईटी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में। और बिहार का जो कंसेप्ट था वो बदल रहा है। हम समझते हैं कि जो 25 से 30 का जो टेन्यूर होगा वो रोज़गार का ही होगा, उद्योग का ही होगा। तो बिहार अग्रणी राज्यों में कैसे आए, इसकी पूरी कोशिश कर रही है। और मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी पूरी कोशिश बिहार के ऊपर स्नेह दिए हुए हैं और जब भी उनको मौका मिलता है बिहार आते हैं, कुछ न कुछ सौगात दे के जा रहे हैं। तो आप देखे होंगे किस तरह से पटना का कायाकल्प हो रहा है, छोटे छोटे शहरों को भी कोशिश की जा रही है। गया हो, उड़ान योजना के तहत छोटे छोटे फ्लाइट्स के किस तरह से परिचालन हो, हर क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। तो बिहार मखाना का जिस तरह से टैगिंग हुआ, तो बिहार में अब वो कंसेप्ट नहीं रहा। 25 से 30 का टेन्योर ऐतिहासिक रहेगा और ऐतिहासिक रहेगा, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जनता का आशीर्वाद एनडीए को मिले और एनडीए को मिल ही रहा है और एनडीए ही बिहार में विकास कर सकती है। जो लोग लगे हुए हैं कोशिश में कि हम भ्रम फैला के कि हम सरकार में आ जाएं, उनका भ्रम माया जाल जो है वो जनता समझ चुकी है और उनको मौका नहीं मिलेगा। अभी उनको सीखने की ज़रूरत है, अभी उनको मेहनत करने की ज़रूरत है। सर, आपने बोला कि हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, बावजूद इसके हमारी टीम जब लगातार क्षेत्र में जा करके लोगों से बात कर रही है तो जमीनी हकीकत कुछ और बयां करती हैं। पटना भले मॉडर्न युग की तरह डेवलप कर रहा हो, लेकिन गांव वगैरह में हमने देखा अभी भी विकास का स्तर बहुत कमज़ोर है। आप इस बिहार को देखे हैं, अगर आज से 20 साल पहले वाला बिहार को देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि विकास का क्या मायने है। आप कोई ऐसा गांव नहीं जहां रोड नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं जहां बिजली नहीं है। अब ऐसे कोई गांव नहीं है। अब हर पंचायत में हम 10+2 स्कूल खोल रहे हैं। तो हमारे गांव में भी स्कूल हैं, पंचायत में 10+2 है। सरकार भवन बनाई है, पंचायती राज का भवन जो होता है उसमें हम पंचायत का पूरा सिस्टम ब्लॉक की तरह हम उसमें डेवलप करने वाले हैं। मैंने कहा ना कि 5 साल के बाद आप आएंगे तो आप पंचायत में भी जाएंगे तो आपको लगेगा कि हम जिला मुख्यालय में बैठे हुए हैं। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो बिहार का जो कंसेप्ट पहले था उससे बहुत हम बदलाव आ रहा है। हम उस जगह से निकाल के बिहार को आगे ला रहे हैं, जहाँ शून्य था वहाँ से हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं और एक दिन का प्रोसेस नहीं है। अभी जिस तरह से रोडों के लिए आरडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट के द्वारा काम किया जा रहा है, जितने भी रिपेयर होने लायक रोड हैं जिनको एमआरएम कहते हैं, मेंटेनेंस का, वो सारे रोड में काम हो रहा है। कितने पुल पुलिया में हो रहा है। तो हम तो कह रहे हैं कि विकास ने शुरुआत हुआ है और विकास बहुत आगे 25 से 30 का जो टेन्यूर रहेगा ऐतिहासिक रहेगा। हमने अभी भी जितना साल भर में काम किया है निश्चित तौर पर एक लैंडमार्क रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि प्रगति यात्रा के दौरान उन्होंने जहाँ भी वो गए अपने से वो देखे और उन स्थितियों का जायजा करने के बाद उन्होंने जो स्कीम्स दी और लोगों को सौगात दी, वाकई में ऐतिहासिक है और हम समझते हैं कि बिहार हमेशा उनको याद रखेगा। हमेशा से आपकी पार्टी या फिर एनडीए की जो सरकार है वो हमेशा से जंगल राज से तुलना करते हुए नजर आई है। बावजूद इसके बिहार में क्राइम का स्तर लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिस पर विपक्ष भी लगातार हमलावर होते हुए दिख रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? विपक्ष के बारे में क्या कहें, वो क्यों, हम उनकी अपनी राय है, उनको विरोध करना है तो कुछ न कुछ तो बोलेंगे ही। मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं कि बिहार में इन दिनों अपराध का ग्राफ बढ़ा है, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता हूं। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं आपको कह सकता हूं जवाबदेही के साथ कि अपराध कुछ छिटपुट बढ़े हैं, लेकिन अपराधियों को तुरंत सज़ा दी जाती है, तुरंत पकड़ा जाता है और बच नहीं सकते हैं कानून के हाथों से। उनके अंदर भय का माहौल हो, कोशिश सरकार कर रही है कि उनको जल्दी से जल्दी त्वरित सज़ा दिलवाई जाए। लेकिन उस समय की बात, जो जंगल राज की आप बात कर रहे हैं, उस समय ऑर्गेनाइज क्राइम होता था। उस समय तो पुलिस थाने में ही क्रिमिनल होते थे, थाने में भी मर्डर हो जाया करता था। वो तो यहाँ पर जो लुटियंस जोन है उसमें छिपे रहते थे। वो अपराध का डिफिनेशन अगर आप देखेंगे तो दूसरा है। हाँ, कुछ लोग आदतन अपराधी होते हैं, कितना भी कड़ा कानून हो तो कुछ घटना का अंजाम दे देते हैं।
तो लेकिन उन लोग पकड़े जाते हैं और 24 घंटा 36 घंटा 48 घंटा में पकड़े जा रहे हैं। अभी देखिए जो कांड हुआ है, सारे उनके शूटर्स पकड़े गए हैं, इनकाउंटर्स भी हुए हैं। तो सरकार सजग है, हमारी जो पुलिस है सक्षम है, और हम लोग कठोर से कठोर उसको सज़ा मिले और त्वरित सज़ा मिले, स्पीडी ट्रायल जिसको हम कहते हैं, उस माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं ताकि इसकी पुनरावृत्ति अब ना हो। अब अभी इधर देखिएगा कि कमी आ गई है, तो निश्चित तौर पर कमी आएगी। हम लोग सक्षम हैं, उसको कैसे डील किया जाता है हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, अभी 2025 में जो भी चुनाव होने जा रहा है, उसको लेकर के आपकी पार्टी किस एजेंडे के साथ मैदान में उतर रही है? देखिए, एजेंडा तो विकास ही है, एजेंडा रोज़गार है जो एनडीए के एजेंडा है। हाँ, लेकिन हमारी पार्टी का सबसे बड़ा मकसद है कि हम गरीब को कैसे आगे कर सकते हैं। तो हम लोग की कोशिश है कि इस चुनाव में हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर लड़े, हम अपने गरीब भाइयों को आगे लाएं ताकि उनके अंदर भी एक मोटिवेशन हो, उनके अंदर भी लगे कि नहीं हम भी इस सिस्टम के अंग है। और निश्चित तौर पर अगर पॉलिटिकली अवेयर हो जाएंगे तो पॉलिटिक्स ऐसा चीज़ है कि उनके अवेयरनेस होने से उनको अधिकार के बारे में पता चलेगा, अधिकार की जानकारी होगी तो उसके पाने की कोशिश करेंगे। और निश्चित तौर पर जब वो अधिकार की जानकारी उनको पाने की कोशिश करेंगे तो आर्थिक रूप से संपन्न होंगे, तो शिक्षा भी आएगी और रोज़गार भी बढ़ेंगे। और वो आने वाला समय में एक उनके भी बाल बच्चे हैं। हम लोग तो कहते हैं कि आपने जो सपना आज देखा है वो 10 साल के बाद भी पूरा होगा, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। और जब तक जागरूक नहीं बनेंगे, क्योंकि गरीब लोग क्या होते हैं ना, उनको कितना भी कष्ट होता है तो अपनी कष्ट का बयान नहीं कर पाते हैं। एक मीडियम उनको चाहिए, एक आदमी चाहिए उनको बताने के लिए। हमसे भी मिलने आना हो तो कोई व्यक्ति आएगा, उनकी तरफ से एडवोकेसी करेगा। एक परेशानी है, परेशानी खुद नहीं बोलते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा पार्टी का हमारा जो कार्यक्रम है कि हम उनको कैसे जागरूक करें, उनको कैसे सबल करें, उनको कैसे जागरूक कर करके उनको मंच दें कि अपनी बातों को रखें। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हम समझते हैं कि हम लोग थोड़ा सा सफलता हासिल की है, लेकिन हमें बहुत आगे जाना है। और आप सबका भी सहयोग इसमें चाहूँगा, क्योंकि आप क्षेत्र घूम रहे हैं, आपने देखा भी होगा, गरीबी भी देखी होगी। ऐसा नहीं है कि हम कह दें कि राम राज है, बिहार में सब संपन्न है, बात भी नहीं है। अभी हमें बहुत काम करना है और उसके लिए सब मिलकर हम काम करेंगे और एनडीए की सरकार ही कर सकती है।